एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चीफ एमएस बिट्टा ने संसद आतंकी हमले में शहीद हुए सोनीपत के शहीद नानक चंद को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकी वारदातों में शामिल दोषियों को जल्द सजा दिलाए जाने की दिशा में स्पेशल कोर्ट के गठन पर जोर दिया। एटीएफ के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट के गठन का सुझाव दिया है। संसद पर हुए आतंकी हमले के दौरान देश की इज्जत और सियासतदानों की जान बचाने की खातिर दिल्ली पुलिस के बहादुर जवानों ने जान की बाजी लगाई थी। उस लिस्ट में शहीद नानक चंद का नाम शामिल है, जिन्हें श्रद्धांजलि देने एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चीफ एमएस बिट्टा सोनीपत के राठधाना गांव पहुंचे। इस मौके पर बिट्टा ने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को जमकर सराहा। उनका दावा है कि इस फैसले ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। 12,000 करोड़ नक्सलाइटों का खत्म हो गया, तबाह हो गया। जो हमारे रोज 70 जवान शहीद करते थे, 70 जवान एक दिन में शहीद होते थे, 12,000 करोड़ तबाह कर दिया। आईएसआई का, दाऊद इब्राहिम का, पाकिस्तान का, फौज का जो हिंदुस्तान में डुप्लीकेट करेंसी आती थी, सारी बर्बाद कर दी। बिट्टा ने आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की हिमायत की। इसके लिए उन्होंने अलग कोर्ट के गठन की मांग रखी। आतंकवाद के खिलाफ सरकार को एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट का गठन करना चाहिए। वो एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट जो 6 महीने के अंदर सजाए मौत या उम्र कैद सुनाए। तो इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। जो सेना के एयरफोर्स के सेना के ऊपर केस बना है, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, ये मिलिट्री कोर्ट में केस जाना चाहिए। बिट्टा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और सरकार के कामकाज की तारीफ की है। बिट्टा का दावा है कि नोटबंदी से आतंकवाद और नकली करेंसी पर अंकुश लगा है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। दिल्ली के एक लॉ फर्म से करोड़ की रकम बरामद होने के बाद आज उसके मालिक रोहित टंडन से इनकम टैक्स विभाग पूछताछ कर रहा है। दिल्ली के ग्रेटर क्लास पार्ट 1 के इसी मकान में रोहित टंडन से लगातार पूछताछ की जा रही है। रोहित टंडन कल गायब थे, लेकिन कल देर शाम वो अपने घर पहुंचे। उसके बाद से लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी उनके घर में उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग के 10 अधिकारी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रोहित टंडन के घर पर उससे पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहित टंडन के 18 बैंक खातों के बारे में पता चला है, जिनमें से एक विदेश में हो सकता है। अगर विदेश में खाते की बात सही साबित होती है तो टंडन पर काले धन के नए कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण खबर जो सामने आई है कि गाजियाबाद के बिल्डर के साथ इनके संबंध है और जो नोट बरामद किए गए हैं वो गाजियाबाद के जो बिल्डर हैं उनके भी हो सकते हैं। इस बात की भी जानकारी की जा रही है। शनिवार को रोहित टंडन के यहाँ छापेमारी में जो 13.5 करोड़ मिले हैं, उनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा नए नोट में हैं। रोहित टंडन दिल्ली के लॉ फर्म टंडन एंड टंडन के मालिक हैं। कंपनी के दफ्तर विदेश में भी हैं। रोहित टंडन के पास से 150 करोड़ से ज्यादा के काले धन का पता अब तक चला है। 2 महीने पहले इनकम टैक्स के छापे के दौरान टंडन ने करीब 125 करोड़ काले धन की बात मानी थी। 2 हफ्ते पहले भी इनकम टैक्स विभाग ने रोहित टंडन के बैंक खाते से 19 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इनकम टैक्स के अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं जो 2 करोड़ 60 लाख का न्यू करेंसी 2-2 हजार के जो नोट मिले थे वो इनके पास कैसे आए, बैंक के किन अधिकारियों के मिली भगत से वो पैसा इनके पास आए। तो सारे बातों में लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और इनकम टैक्स अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन जेडी के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आईएसआई के प्रमुख रिजवान अख्तर को हटा दिया। नवीद आईएसआई की काउंटर टेररिज्म विंग के हेड रह चुके हैं और उन्हें इंटेलिजेंस का काफी अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार रिजवान अख्तर की जगह आईएसआई के नए डायरेक्टर जनरल होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही ये माना जा रहा था कि रिजवान अख्तर को वक्त से पहले ही हटाया जा सकता है। अख्तर ने नवंबर 2014 में पद संभाला था। उन्हें 3 साल तक आईएसआई प्रमुख रहना था। ये होना ही था क्योंकि कमर जावेद जो है ये चाहेंगे कि उनके पसंद का आईएसआई चीफ, और जिसकी वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कार्रवाइयाँ वही रहेंगी, आईएसआई चीफ कोई भी रहे, लेकिन पाकिस्तानी जो है ये हमारी तरफ जो टेररिस्ट है भेजते रहेंगे। इसके मतलब ये नहीं है कि भारत की तरफ आतंकवाद आने में कुछ कमी होगी या इस तरह की कोई बड़ी नीति में परिवर्तन होगा। बाजवा साहब भले चाहें, लेकिन ये कि पूरी आर्मी का जो नेचर है वो बहुत एंटी इंडिया है।
हिंदुस्तान के विरुद्ध वो सोचती है, वो काम करती है। नवीद मुख्तार 1983 में पाकिस्तान सेना की आर्म्ड कॉर्प्स रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। नवीद मुख्तार क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। नवीद ISI की काउंटर टेररिज्म विंग के भी चीफ रह चुके हैं। उन्हें इंटेलिजेंस का काफी अनुभव है। ISI से हटाने के बाद रिजवान अख्तर को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का हेड बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 28 और 29 नवंबर को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिन्हें BSF ने मौके पर ही मार गिराया। इस बार इन आतंकियों ने घुसपैठ के लिए एक सुरंग का सहारा लिया था। इस वक्त हम चांबलियाल के इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं और बीती 29 तारीख को BSF ने इसी इलाके में आतंकियों को मार गिराया था और उसके बाद उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था। 3 AK-47 राइफल, मैगजीन, 9mm की पिस्टल और GPS। और साथ में काबिले गौर ये है कि जिस तरह से उनके पास से रसायन मिला था जिससे रेलवे ट्रैक को उड़ाया जा सकता है, और वहीं जब आतंकियों को मार गिराया उसके बाद इसी इलाके में एक सुरंग मिली है जो 80 फीट गहरी है और 2x2 की उसकी चौड़ाई है। 300 मीटर भारतीय क्षेत्र के अंदर ये टनल पहुंच चुकी थी और 30 मीटर जो है पाकिस्तान की तरफ है। ऐसी एक टनल के जरिए आतंकियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी। वो टनल जमीन से 80 फीट नीचे थी, लेकिन नापाक इरादे लेकर आए आतंकी देश के जाबाज जवानों की पैनी नजर से नहीं बच सके और BSF के जवानों ने उनकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर उन्हें ढेर कर दिया। वहीं BSF के IG का कहना है कि एक ऐसी टनल है जिसका महज एक बार ही इस्तेमाल हो सकता था। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा इलाका पहले से ही BSF की कड़ी निगरानी में है। किस्म की जो है टनल है और जनरली वन टाइम यूज होता है। इस तरह की टनल की पूरे इलाके में खुली है। इस इलाके को 2 से 3 दिन पहले ही इसकी प्रोइंग की गई है और BSF की और किसानों की लगातार इसके अंदर जो है हरकत रही थी और उसके बाद में ही इसका माउथ की ओपनिंग करके ये मिलिटेंट जो है एंटर किए। उस समय तक इसका कोई साइन नहीं था। वही BSF के DG कह चुके हैं कि हमारे पास टनल पता लगाने वाली कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हमें अपनी तकनीक में और सुधार करना होगा। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो कहाँ मिल सकती। जैसे मैंने कहा, मेरा अंदाजा है कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है या कहीं दुनिया में हो सकती। अब हमारी अपनी इतनी साइंस के मामले में इतने हम आगे बढ़ चुके हैं, स्पेस में चले गए हैं, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी की खुद भी किसी को ये जो है रिसर्च और डेवलपमेंट वाले उनकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि ये एक प्रॉब्लम है, इसका इलाज निकालिए। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस मामले के आने के बाद सेना और BSF ने सुरक्षा के इंतजामों में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। जमीन हो या पानी, हर जगह हर रास्ते पर सेना की पैनी नजर है। पहरा बेहद सख्त है और सेना पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। POK में रहने वाले लोगों के दावे से पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया। फोरम का दावा है कि जिन आतंकी संगठनों पर बैन है उन्हें POK में खुली छूट मिली है। POK में जम्मू कश्मीर अमन फोरम का दावा है कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों को भेजने के लिए 1-1 करोड़ रुपए देता है। जम्मू कश्मीर अमन फोरम के नेता सरदार रईस इनकलाबी ने यह भी दावा किया कि जिन आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान में पाबंदी लगी है उन्हें POK में खुली छूट दी गई है। खुली छूट दी गई है। किराए के कातलों को तैयार करके एक कातल करोड़ रुपए में आप बना के बेचते हैं। आतंकवाद को किसी देश ने अगर बढ़ावा दिया है, आतंकवाद को किसी ने पाला और पोसा है तो वो पाकिस्तान ही है। और हिंदुस्तान में जिस प्रकार से वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी शक या गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। इसकी तो तहकीकात जरूर करनी चाहिए और मैं आशा करूंगा कि हमारी खुफिया एजेंसियां, सरकार, फौज, BSF इस बात पर एकदम ध्यान देंगे और पता करेंगे कि आगे क्या क्या इन्होंने बताया है। अगर इस व्यक्ति से किसी तरीके से संपर्क हो पाता है, जो भी आतंकवादी को हिंदुस्तान में दाखिल किया जाता है उसको साफ तौर पर नजर आता है कि वो उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी घंटे हैं। उसको मोटिवेट किया जाता है पैसे के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से
और जन्नत के लालच के माध्यम से। पीओके में आए दिन पाकिस्तान विरोधी आवाज उठती रहती है। पीओके में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना स्थानीय लोगों पर जुल्म करती है। पीओके में रहने वाले लोग पाकिस्तान चीन कॉरिडोर का भी विरोध कर रहे हैं। पीओके में रहने वाले लोग पाकिस्तान चीन कॉरिडोर का भी विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर पीओके में लॉन्च पैड पर आतंकी इकट्ठा हो गए। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से आतंकी इन लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठे होने लगे हैं और भारतीय सेना को चुनौती दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद करीब 42 लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादियों को देखा गया है। ये लॉन्चिंग पैड नियंत्रण रेखा से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों के मुताबिक लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों की वापसी से जम्मू कश्मीर के पुंछ, मच्छल और उरी में सीमा पार आतंकियों की हलचल बढ़ी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नौशेरा, केरन सेक्टर, गुरेज, तंगधार और रामपुर सेक्टर में भी सीमा पार लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी सेना ने लॉन्चिंग पैड से इन आतंकियों को टेरर कैंप में शिफ्ट कर दिया था। टेरर कैंप एलओसी से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 29 सितंबर को सेना के पैरा कमांडोज ने पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना ने आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए थे। करीब 40 आतंकी मारे गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने लॉन्च पैड से आतंकियों को टेरर कैंप में शिफ्ट कर दिया था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक करीब ऐसे 42 लॉन्चिंग पैड की पहचान की गई है जहां पर आतंकियों की मौजूदगी देखी गई है। आतंकी इस लॉन्चिंग पैड के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं और उरी और नगरोटा जैसे आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं।